This is CA Keval Mota, and in this lecture we are going to revise the chapter of appeals and revision under GST. Okay, so in demand and recovery I have already discussed the hierarchy of the officers. मैंने ऑलरेडी आपको hierarchy बता दिया है. hierarchy क्या है एक बार रिपीट कर लेता हूँ. सुपरिटेंडेंट इज द लोवेस्ट अथॉरिटी, उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, उसके ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, उसके ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. ठीक है, दिस आर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज. क्लियर है. अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास करेगा. इट इज कॉल्ड एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ऑर्डर. अभी इस ऑर्डर के सामने अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ देन आई विल फाइल अपील. अभी अपील मैं किसको करूँगा? अपील हैज़ टू बी फाइल्ड डिपेंडिंग अपॉन योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. क्लियर है. इफ योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट, देन अपील शैल बी फाइल्ड बिफोर एडिशनल अपील्स और जॉइंट कमिश्नर अपील्स. क्लियर है. इफ योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वॉज additional commissioner or joint commissioner, then the appeal shall be filed before commissioner appeals. Okay, तो जब भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे जाना है तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाऊँगा. क्लियर है. नाउ लेट अस कम टू द चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड द ब्रीफ प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज द हायरार्की? पहले अपीलेट अथॉरिटी. अपीलेट अथॉरिटी से अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलता है तो GST 80, then High Court, then Supreme Court. Clear? So let us understand when an adjudicating authority is passing the order. Okay, then मैं अपील कितने टाइम लिमिट में करूँगा, क्या फॉर्म होगा, क्या प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, एंड अपीलेट अथॉरिटी को कितने टाइम में उस ऑर्डर को इशू करना पड़ेगा. क्लियर? सुनना ध्यान से. I have to file appeal before appellate authority within 3 months of communication of order of adjudicating authority. Okay, 1 month extension is possible. Clear है. यहाँ पर ना जो हम भी सीखने वाले हैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट जो भी है, हम सिर्फ अपील्स बाय असेसी पढ़ने वाले. ठीक है, नॉट अपील्स बाय डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंटल अपील वी विल बी लर्निंग आफ्टर दिस. ओके, सो मुझे 3 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल करना है. किसको फाइल करना है? अपीलेट अथॉरिटी को. Who can be my appellate authority? It will be decided as per your adjudicating authority. Clear? Depending upon your adjudicating authority, your appellate authority will be decided. You have to file appeal within 3 months. 1 month extension is possible. Clear? However, while filing the appeal, you have to pay pre-deposit amounting to rupees amounting to 10% of tax in dispute. 10% of tax in dispute, not interest or penalty. Very important point. इंटरेस्ट और पेनल्टी का 10% पे नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टैक्स का 10% पे करना है. क्लियर? However, that amount cannot exceed CGST 25 CR, SGST 25 CR. If it is the case of IGST, it cannot exceed 50 CR. I hope this is clear. Okay, मैंने अपील फाइल कर दिया. अपीलेट अथॉरिटी को अपना ऑर्डर कितने टाइम में इशू करना है? वेर एवर पॉसिबल. इट मीन्स इट इज़ अ एडवाइजरी टाइम लिमिट. 1 साल के अंदर अंदर एडवाइजरी टाइम लिमिट है ऑर्डर इशू करने का अपीलेट अथॉरिटी ने. क्लियर है. अपीलेट अथॉरिटी कंफर्म कर सकता है ऑर्डर, मॉडिफाई कर सकता है, नलीफाई कर सकता है, बट इट कैन नॉट रिमांड बैक द केस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. रिमांड बैक करना मतलब वापस से केस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सौंप दिया कि भाई आपने ठीक से तहकीकात नहीं किए, वापस से लो करो. ऐसा नहीं कर सकता अपीलेट अथॉरिटी. क्लियर है. ओके, अपीलेट अथॉरिटी में अलाउ एनी एडिशनल ग्राउंड्स नॉट स्पेसिफाइड इन द ग्राउंड्स ऑफ अपील. ठीक है, जैसे मैं अपील फाइल करता हूँ मुझे ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखने पड़ते हैं. क्लियर? if there is some additional ground of appeal, then also it can be admitted provided the omission that the मैंने अपील में नहीं लिखा, it was due to not willful misstatement or it was not unreasonable. ठीक है, अगर ये मतलब गलती से छूट गया था कोई ग्राउंड जिसके सामने अपील फाइल करना था, then additional ground can be accepted. क्लियर है. ओके, नाउ कमिंग टू द एडिशनल एविडेंस की बात. अभी एडिशनल एविडेंस क्या होता है ध्यान देना. अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, क्लियर है, अभी उसने कुछ तो एविडेंसेस के बेसिस पे पास किया रहेगा. एंड नाउ अभी अपीलेट अथॉरिटी के लिए मैंने अपील फाइल किया. सो कैन आई सबमिट एडिशनल एविडेंस देन व्हाट आई हैव सबमिटेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? आंसर इज नो. हाउएवर इन फ्यू केसेस आई कैन डू सो. व्हाट आर दोस केसेस? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मेरे एविडेंसेस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. क्लियर है. ऐसे केस में मैं अपीलेट अथॉरिटी के सामने एडिशनल एविडेंसेस रख सकता हूँ. क्लियर? नेक्स्ट वन इज मैं सबमिट करना चाहता था पर कुछ कारणवश मैं सबमिट नहीं कर पाया. ओके, नेक्स्ट इज मेरे को रोका गया. ठीक है, मैंने सबमिट करना चाहा पर मेरा सुनने से पहले ही उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया. क्लियर है. अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज. मैं देना चाहता था पर मैं खुद ही दे नहीं पाया.
due to some sufficient cause. In such cases, appellate authority can accept the additional evidence. Okay, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री डिपॉजिट जो होता है, ठीक, वो आपको भरना पड़ता है, लेकिन अगर आप रिफंड डिनायल के केस के लिए अपील फाइल कर रहे हो, देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग प्री डिपॉजिट अमाउंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सारे स्टूडेंट्स ये मिस आउट कर जाते हैं. अगर आपका रिफंड क्लेम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट किया है, जिसके लिए आप अपील फाइल कर रहे हो, देन इन दैट केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्री डिपॉजिट अमाउंट. क्लियर है? ओके. एंड इफ you are winning the case, then the pre deposit amount paid by you will be refunded to you. Okay, and उसको आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा from the date of payment of pre deposit till the date of refund. क्लियर? 6% पर एनम के हिसाब से आप रिफंड भी मिलेगा. ओके, क्लियर. सो हियर वी कंप्लीट विद द अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी. ओके, अब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ चुका है. नाउ स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड. ध्यान देना, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड. तो अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में. जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में. अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में दो बेंचेस हैं. सबसे पहला है नेशनल बेंच, रीजनल बेंच. दूसरा है स्टेट बेंच, एरिया बेंच. ठीक है. इफ एनी ऑफ द मैटर इज ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है, देन आई विल गो फॉर नेशनल बेंच. ठीक है, मेरे को कहाँ पर अपील फाइल करना पड़ेगा? नेशनल बेंच, रीजनल बेंच में. ओके. हाउएवर इफ माई मैटर इज अदर देन स्टेट, अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, then I have to go for state bench, area bench. I hope this is clear now. Okay. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है तो कहाँ पर जाऊँगा? जीएसटीएटी में तो जाऊँगा ही, पर जीएसटीएटी के कौन से बेंच के पास जाऊँगा? नेशनल बेंच, रीजनल बेंच. हाउएवर इफ द मैटर इज ऑफ अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, देन आई विल गो बिफोर स्टेट बेंच और एरिया बेंच. ओके. What is the time limit to file appeal before GST-80? Answer is 3 months from the date of communication of the order of appellate authority, or 3 months from the date on which president enters the office of GST-80, whichever is later. क्लियर है? GST-80 कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं अब तक. ओके. जब भी प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट जब उस ऑफिस को एंटर करेंगे, तब से या तो फिर जो दिन अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया ऑर्डर, तब से जो लेटर डेट है, विचएवर इज लेटर से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फाइल करना है अपील बिफोर GST-80, नेशनल बेंच, रीजनल बेंच और स्टेट बेंच, एरिया बेंच, डिपेंडिंग अपॉन योर मैटर. क्लियर है? 3 मंथ्स एक्सटेंशन इज पॉसिबल. आई होप दिस इज क्लियर. नीचे एक्सटेंशन कितना पॉसिबल था? 1 मंथ था. 3 मंथ प्लस 1 मंथ. यहाँ पर 3 मंथ प्लस 3 मंथ्स. ओके. अब यहाँ पर प्री डिपॉजिट का क्या क्लॉज है? 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट. आपको 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट का पेमेंट करना पड़ेगा. नॉट इंटरेस्ट, नॉट पेनल्टी, but this amount of 20% cannot exceed CGST 50 CR, SGST 50 CR. ओके, क्लियर है? अपील फीस आपको पे करना पड़ता है 1000 फॉर एवरी 1 लाख का डिफरेंस इन ITC और डिफरेंस इन आउटपुट टैक्स. ठीक है, बट दिस अपील फीस कैनॉट एक्सीड ₹25,000. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका केस जिसमें 50,000 से कम का वैल्यू का डिस्प्यूट है, देन GST-80 कैन रेफ्यूज टू एडमिट योर अपील. क्लियर है? वो बोलेंगे कि भाई इतना छोटा मैटर है तो तुमको कोई भी हम एंटरटेन नहीं करेंगे. क्लियर है? मैंने अपील फाइल किया GST-80 में. कब तक GST-80 को उसका ऑर्डर इशू करना? आंसर इज 1 ईयर, अगेन 1 ईयर, बट इट इज अगेन एडवाइजरी टाइम लिमिट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू. GST-80 हैज़ द पावर टू रिमांड बैक द केस टू अपीलेट अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. वो केस को रिमांड बैक कर सकता है प्रोवाइडेड उसको ऐसा लगता है कि प्रॉपरली ये केस को स्क्रूटिनाइज नहीं किया गया था एंड ऑर्डर पास हो चुके थे. ठीक है, सो GST-80 कैन रिमांड बैक द केस. However, appellate authority did not have the power to remand back the case. Okay. Next important point, memorandum of cross objection will be filed by respondent. Okay. अब respondent appellant कौन होता है? ध्यान देना. If adjudicating authority is passing order against assessee, then assessee will file appeal. Okay. So appellant is assessee. However, the respondent is the department. Clear? Department is the respondent. Similarly, if adjudicating authority has passed order in the favor of assessee, then department will be filing appeal. So department will be the appellate appellant. Okay, appellant, and the respondent will be the assessee. Clear? So accordingly respondent will be filing memorandum of cross objection. मतलब कि भाई ये अपील क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए एंड इसमें उनका क्या स्टैंड है. ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसे ऑर्डर क्यों पास किया, या वो क्या कहना चाहते हैं, इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. वाई इट शुड नॉट हैपन. ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट करूंगा. ठीक है, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन हैज टू बी फाइल्ड विद इन 45 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ फाइलिंग सच
बरोबर है, अपील फाइल किया, आपको पता चला है, तो उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एज गुड एज आप अपील कर रहे हो उस तरीके से होता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट्स कैन बी गिवन, ठीक है, 3 बार हियरिंग का पोस्टपोनमेंट वगैरह हो सकता है, मैक्सिमम है ये, ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी 80। देर आर बेंचेस, दैट इज नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, स्टेट बेंच, एरिया बेंच, क्लियर है। अभी इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। इफ द टैक्स अमाउंट of dispute is less than rupees 5 lakh, then single member bench can dispose of the appeal, ठीक है। अगर 5 लाख से कम का मैटर है, then single member, that is एक अकेला member of GST 80 can dispose of this case. I hope this is clear, okay। अगर 5 लाख से ऊपर है तो सारे मेंबर्स को बैठना पड़ेगा एंड डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हुआ जीएसटी 80 की बात। अभी जीएसटी 80 ने ऑर्डर इशू किया। अभी जीएसटी 80 का 2 ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। एक तो नेशनल बेंच, रीजनल बेंच ऑर्डर पास करता है, और कौन पास करता है ऑर्डर? स्टेट बेंच, एरिया बेंच। इफ आई एम गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू था, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू था, और मैंने अपील फाइल किया था जीएसटी 80 को नेशनल बेंच, रीजनल बेंच के सामने। नाउ नेशनल बेंच, रीजनल बेंच ने अपना ऑर्डर पास किया, क्लियर, अपना ऑर्डर पास किया। अब इस ऑर्डर के सामने अपील मैं कहां पर फाइल करूंगा? आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। कहां पर फाइल करूंगा? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग द इशू ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, इट इज इन्वॉल्विंग द इशू ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। सिंस हाई कोर्ट इज अ स्टेट वाइज जुरिस्डिक्शन, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स के लिए हाई कोर्ट के सामने हम नहीं जा सकते, ठीक है, हाई कोर्ट को अपील फाइल नहीं कर सकते। डायरेक्टली नेशनल बेंच के ऑर्डर्स आर अपीलेबल एट सुप्रीम कोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। If it is a matter of other than place of supply, it means state bench, area bench has issued the orders, then in that case I have to go for high court, ठीक है, हाई कोर्ट की तरफ मैं जाऊंगा। हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट इज 180 डेज, 180 डेज फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ जीएसटी 80 ऑर्डर, क्लियर है। 180 डेज में मेरे को जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जाने से पहले या तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले जितना भी अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड बाय जीएसटी 80 है उतना मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा, समझ में आया। बिकॉज जीएसटी 80 इज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अवेलेबल, इसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का इशू है, देन इन दैट केस जीएसटी इज अ फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ अ लॉ, दैट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन इन दैट केस यू विल बी गोइंग फॉर हाई कोर्ट, ठीक है, आप हाई कोर्ट में जाओगे, क्लियर है। हाई कोर्ट में गए हम, हाई कोर्ट ने भी हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, हाई कोर्ट हैज पास्ड ऑर्डर अगेंस्ट अस, क्लियर। सो इन दिस केस आई विल बी गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, समझ में आ रहा है, इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड हाई कोर्ट सर्टिफाइज इट टू बी द केस फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट अपील, क्लियर है। तो अगर हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है कि ये भाई अपील कर सकते हो, देन ओनली हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगर नेशनल बेंच का जो ऑर्डर होगा उसके लिए हम डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हम दो पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं। एक तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का है तो डायरेक्ट जाएंगे विदाउट हाई कोर्ट। अगर स्टेट बेंच, एरिया बेंच ने ऑर्डर पास किया है दैट इज फॉर अदर देन पीओएस मैटर, देन हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर हमारे अगेंस्ट पास किया देन हम किधर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के लिए टाइम लिमिट इज 180 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, दैट इज स्टेट बेंच, एरिया बेंच। एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट अपने एक्ट में नहीं दिया हुआ है, इट इज मेंशन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, उस एक्ट में अपने को जाना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, ओके, क्लियर है। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड द हायरार्की ऑफ द अपील्स, ठीक है। सबसे पहला क्या था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, हमें अपील फाइल करना पड़ेगा बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। 10% प्री डिपॉजिट पे करना है, 10% ऑफ टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट, क्लियर है। डिस्प्यूटेड का 10%, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड का नहीं, जो मैंने एक्सेप्ट किया उसका नहीं। 10% ऑफ टैक्स, नॉट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, बट दैट अमाउंट कैनॉट एक्सीड 25 CR CGST, 25 CR SGST, इफ IGST का मैटर है तो 50 CR, क्लियर है, ठीक है। 3 महीने में अपील करना है, 1 मंथ एक्सटेंशन पॉसिबल। अपीलेट अथॉरिटी ने 1 साल में ऑर्डर पास करना है, क्लियर है। अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट रिमांड बैक द केस, एडिशनल ग्राउंड वो एक्सेप्ट कर सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज
अपीलेट अथॉरिटी ने मेरे अगेंस्ट वापस से ऑर्डर इशू किया, देन आई विल गो बिफोर national bench, regional bench, if the matter involves place of supply. If matter involves other than place of supply, then state bench, area bench के पास जाऊंगा. क्लियर है? कितने टाइम में जाना है? 3 months from the date of communication of appellate authority order और 3 months from the date on which president enters the GST 80 office. क्लियर है? whichever is later, क्योंकि GST 80 अब तक बना नहीं है. ओके, प्री डिपॉजिट कितना पे करना है? 20% ऑफ रिमेनिंग टैक्स इन डिस्प्यूट एडिशनल पे करना होता है. क्लियर है? नीचे जो 10% पे किया वो तो अलग, बाकी का अलग. क्लियर है? However, if you are winning the case, then आपको पूरा प्री डिपॉजिट का रिफंड मिल जाएगा. 20% of tax in dispute cannot exceed CGST 50 CR or SGST 50 CR if it involves the case of IGST 100 CR. ओके, अपील फीस आपको पे करना पड़ेगा 1000 फॉर एवरी 1 लाख रुपीज़. ओके, एंड अगर 25,000 तक ही आपको अपील फीस पे करना है. अगर आपका मैटर 50,000 से कम का टैक्स का अमाउंट का डिस्प्यूट है, GST 80 may refuse your order, may refuse your appeal. Clear? GST 80 has to pass the order within 1 year. That is advisory time limit. And appellate tribunal has the power to remand back the case to appellate authority or adjudication authority. Clear? Memorandum of cross objection can be filed by respondent within 45 days of receiving the notice of filing appeal. Clear? 45 days extension is possible and maximum 3 adjournments are possible. नेशनल बेंच एंड रीजनल बेंच, इनके ऑर्डर के सामने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करूंगा विद इन सच टाइम लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. द ऑर्डर्स विच आर इशूड टू मी फ्रॉम स्टेट बेंच और एरिया बेंच, ठीक है, उन मैटर्स के लिए मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता. आई विल गो फॉर हाई कोर्ट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपील, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर. ठीक है, एंड अगर हाई कोर्ट ने भी मुझे ना बोल दिया, ठीक है, and it involves a question of substantial question of law, then only Supreme Court के पास जा सकते हैं. But fact finding authority, final fact finding authority is GST 80. I hope this is clear. Okay, हाई कोर्ट में जाने से पहले आपको सारे के सारे ड्यूज का पेमेंट करना पड़ेगा. I hope this is clear. Okay, now let us see some important points in this blue area. ठीक है, जो blue टैब में दिख रहा है आपको, ये रीड कर लेते हैं एक बार. अपील हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर कमिश्नर अपील्स. ठीक है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ओके, memorandum of cross objection is filed by respondent. Yes, we have done it. This point, tribunal can correct the mistake apparent from record within 3 months from the date of order. ठीक है, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि इट इज़ अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, देन दे कैन रेक्टिफाई द सेम विद इन 3 months. ठीक है, क्लियर. इफ प्री डिपॉजिट इज मेड बाय अपीलेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, व्हेन ऑर्डर इज पास बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑफ CGST, ठीक है, अगर CGST ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है तो सेम ऑर्डर के लिए मैं SGST ऑफिसर के पास नहीं जाऊंगा. देयर इज अ पावर ऑफ क्रॉस एम्पावरमेंट. ठीक है, मतलब CGST ऑफिसर इज ऑल्सो SGST ऑफिसर. क्लियर. इट इज डीम्ड कि एक के पास ही जाना है सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए. ठीक है, नो फीस टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है तो मैं फाइल कर सकता हूँ एप्लीकेशन कि भाई आपके ऑर्डर में एरर्स है, उसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जाएगा. नो प्री डिपॉजिट इफ अपील इज फाइल्ड फॉर डिनायल ऑफ रिफंड. क्लियर है. ओके, सेक्शन शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73-74 टू बी गिवन फॉर एनहांसिंग लायबिलिटी ऑफ अपीलेंट. ठीक है, अगर आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, बाय एनी ऑर्डर, देन सेक्शन 73-74 का नोटिस इशू हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आया बात. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसीजर्स फॉर अपील फाइल्ड बाय अपीलेंट, दैट इज असेसी, रियली सॉरी, असेसी. ठीक है, अभी हम बात करते हैं डिपार्टमेंट का अपील्स. क्लियर. इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज पास द ऑर्डर इन द फेवर ऑफ असेसी एंड डिपार्टमेंट इज नॉट अग्रीइंग विद दिस व्यू, देन डिपार्टमेंट विल फाइल अपील. ठीक है, डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिपार्टमेंट टू फाइल अपील? इट इज 6 months फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर. क्लियर है, 6 months. उसको हम प्यार से रिव्यू पेटिशन भी बोलते हैं, रिव्यू एप्लीकेशन बोलते हैं. क्लियर. 6 months का टाइम लिमिट दिया हुआ है. 1 month एक्सटेंशन इज पॉसिबल. आई होप दिस इज क्लियर नो. ओके, 1 month एक्सटेंशन, 6 months टाइम लिमिट, 1 month एक्सटेंशन. ओके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि डिपार्टमेंट को कोई प्री डिपॉजिट नहीं पे करना है. हाउएवर असेसी के टाइम पे प्री डिपॉजिट आप मांगते थे, पर डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करेगा देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, so this is with department appeal. Now some important points with regards to constitution of GST 80 appellate tribunal. Clear. प्रेसिडेंट होता है GST 80 का,
अभी नेशनल बेंच में 2 मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट। रीजनल बेंच में 3 मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर, 2 टेक्निकल मेंबर्स। ओके, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जीएसटी 80। फर्स्ट पॉइंट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, नेशनल बेंच के पास हम तभी जाएंगे जब प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है। स्टेट बेंच, एरिया बेंच के पास हम तभी जाएंगे जब भी अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है। दिस पॉइंट इज नॉट रिलेवेंट, दिस इज नॉट रिलेवेंट, दिस इज वेरी नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट। सेवेंथ पॉइंट। ओके, सिक्स पॉइंट, एनी मैटर अदर देन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, जो 5 लाख से कम है, सिंगल मेंबर, सिंगल बेंच मेंबर ऑल्सो कैन डिस्पोज ऑफ दैट अपील। 5 लाख से कम का मैटर है तो ये हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। ठीक है, 7 point, very important, if GST 80 is not properly constituted and it has passed the order, that order cannot be questioned merely on the account of non constitution, not proper constitution। ठीक है, डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं जीएसटी 80 के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, पॉइंट। So here we are complete with the appellate authorities का provisions. Now we will be seeing the revisional authority. Who is the revisional authority? ध्यान देना तुम लोग ध्यान से। अभी हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। Here we are. Okay. Now जब भी ऑर्डर पास होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, अगर असेसी के फेवर में किया, ठीक है, एंड इट इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, देन इफ द रिविजनल अथॉरिटी थिंक्स कि वो प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, then that revisional authority can revise the order of that adjudicating authority's order। ठीक है, मतलब adjudicating authority ने जो ऑर्डर पास किया उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है, हम मतलब प्रॉपर ऑफिसर्स हैं। बताता हूँ कौन ऑफिसर्स है ना। इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी पर्सन ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर पास किया हुआ है इन द फेवर ऑफ असेसी, देन द रिविजनल अथॉरिटी वुड बी एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। क्लियर है, अगर एडिशनल कमिश्नर या तो जॉइंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है, एडजुडिकेटिंग ऑर्डर, ठीक है, एडजुडिकेशन ऑर्डर, देन द रिविजनल अथॉरिटी इज प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, डीसी, एसी, सुपरिटेंडेंट, अगर इन्होंने एडजुडिकेटिंग ऑर्डर पास किया है तो एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, अगर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स इज द रिविजनल अथॉरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग बैक टू द चार्ट्स वंस अगेन। ओके, फर्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ आपका अगर समझो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर रिवाइज हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट होने वाला है ये, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपके फेवर में पास किया, ठीक है, बट इट वाज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड रिविजनल अथॉरिटी हैज रिवाइज्ड द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू। मतलब आप अग्री हो जाओगे, एग्रीड मतलब आप नाराज हो जाओगे, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, सो यू विल फाइल अपील। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आप अपील फाइल किधर करोगे। You will not file appeal before appellate authority, you will file appeal directly to GST 80। आप GST appellate tribunal में अपील फाइल करोगे। I hope this is clear। okay, why? Because revisional authority and appellate authority are to be treated at par। ठीक है, ये दोनों को पार पे ट्रीट किया गया है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, विच ऑर्डर कैन बी रिवाइज्ड, जो उसके सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर पास किया वो रिवाइज हो सकता है। नाउ विच ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज्ड, कौन से ऑर्डर रिवाइज नहीं हो सकते हैं, ध्यान देना। नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, जिन ऑर्डर्स के अगेंस्ट असेसी अपील फाइल कर ही नहीं सकता था, उन ऑर्डर को आप रिवाइज भी नहीं कर सकते हो। कौन से ऑर्डर्स है वो, सेक्शन 121 में लिखा हुआ है, ऐसे ऑर्डर्स जिनके खिलाफ असेसी कैन नॉट फाइल अपील। व्हाट आर दोस ऑर्डर्स? ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर, अगर ऐसा ऑर्डर है कि भाई ये ऑफिसर से ये ऑफिसर को केस ट्रांसफर हो रहा है, तो इन दैट केस अपील कैन नॉट बी फाइल। नेक्स्ट इज सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर, अगर आपका कोई सीजर हो रहा है, ठीक है, गुड्स का या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या रजिस्टर का या डॉक्यूमेंट्स का, वो ऑर्डर के सामने आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अगर आपका हो रहा है, ठीक है, वो ऑर्डर पास किया है ऑफिसर ने, देन उसके सामने हम अपील फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 80 में जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जो 4 मैटर्स है जिनके सामने असेसी अपील फाइल नहीं कर सकता, तो उन मैटर्स के लिए रिविजनल अथॉरिटी भी रिवाइज नहीं कर सकता। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपने
ऑलरेडी अपील फाइल किया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, आपने अपील फाइल किया है, तो उन मैटर्स पे जिस पे अपील का काम चालू है, दैट इज अपील इज पेंडिंग और डिसाइडेड, उन मैटर्स के लिए रिवीजन नहीं हो सकता है. हाउएवर रिवीजन कैन बी डन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मैटर्स विच आर नॉट रेज्ड एंड डिसाइडेड इन द अपील. एंड है यहाँ पर, नॉट रेज्ड एंड डिसाइडेड इन द अपील. ठीक है, ऐसे मैटर जो मैंने अपील में नहीं गया, मैं अपील में नहीं गया और ना ही डिसाइड हुआ, रेज्ड एंड डिसाइडेड. If the matters is not raised nor decided in the appeal, then only the revision of those particular matters will be taking place. ठीक है, कितने टाइम में होना चाहिए वो रिवीजन? आंसर इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन सच अपील और डेट ऑफ इनिशियल ऑर्डर विच एवर इज लेटर. ठीक है, 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपील वाला ऑर्डर और 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच इनिशियल ऑर्डर, दैट इज एडजुडिकेशन अथॉरिटी का ऑर्डर, विच एवर इज लेटर तक ही वो रिवीजन पॉसिबल है. ओके, the time span spent between date of decision of appellate tribunal and high court or supreme court shall be excluded from the period of these 3 years. ठीक है, ये जो 3 years का टाइम लिमिट जो यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, ये हमने डिमांड रिकवरी में ना एक एग्जांपल लेके सीखा था. अगर आपको रेफर करना है तो आप उस वीडियो को रेफर करो. जो भी टाइम स्पैन ऑफिसर का वेस्ट हुआ है ड्यू टू वेटिंग फॉर हायर अथॉरिटीज ऑर्डर, दैट that time span which is lost will be excluded from the time limit of these 3 years. Okay, next is, आप ऐसे ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकते जिनको पास होके 6 महीने नहीं हुए या तो फिर 3 साल हो गए. ध्यान से सुना वापस से. सच ऑर्डर्स यू कैन नॉट रिवाइज वेयर 6 months आर नॉट पास्ड. ठीक है, 6 महीने नहीं हुए. 6 महीने क्यों? डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने के लिए 6 महीने का टाइम लिमिट है, इसके लिए वो 6 महीने उधर. ठीक है, 6 महीने का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है या तो 3 साल एक्सपायर हो चुका है, ऐसे ऑर्डर के सामने आप ऐसा ऑर्डर आप रिवाइज नहीं कर सकते. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज, ऐसा कोई ऑर्डर जो ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है वो आप रिवाइज नहीं कर सकते हो. एंड ऐसा कोई ऑर्डर जो फर्स्ट टाइम रिवाइज हो रहा है, दैट इज ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज इज अ रिविजनल ऑर्डर इन इट्स फर्स्ट प्लेस. आप कोई रिविजन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी ऑर्डर को आप वापस से रिवाइज नहीं कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑर्डर्स विच कैन नॉट बी रिवाइज्ड. ओके, other important points, where the revisional authority decides to pass order in revision under section 108 which is likely to affect person adversely, the revisional authority shall serve him a notice in GST RVN 01 and give him a reasonable opportunity of being heard. जब भी रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से, रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ने वाला है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा पर्सन को. ठीक है, the revisional authority shall, along with the order under section 108 subsection 1, a summary of such order shall be given. Okay, summary एक देना पड़ेगा indicating the final amount of demand. ठीक है, now appeal not to be filed in certain cases. appeal not to be filed in certain cases very important है, ये ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में. क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टन केसेस. अभी ये जो प्रोविजन है ये डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव है. काफ़ी स्टूडेंट्स इसको असेसी के पर्सपेक्टिव समझते हैं, बट दिस इज फॉर डिपार्टमेंट पर्सपेक्टिव. क्लियर है, डिपार्टमेंट विल नॉट फाइल अपील इन सर्टन केसेस. ठीक है, अभी ध्यान देना, एक एग्जांपल के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, दिस इज मिस्टर ए. ओके, ये मिस्टर ए है. अभी इसका ना एक मैटर चल रहा है, वन मैटर. अभी ये एग्जांपल ले रहा हूँ, एक अमाउंट का एग्जांपल है. दिस इज नॉट द मॉनेटरी लिमिट सेट बाय CBIC, दिस इज जस्ट एग्जांपल, इमेजिनरी एग्जांपल. मैटर का जो वैल्यू है वो ₹10 लाख है. ठीक है, सपोजिंगली CBIC ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला है कि जिसमें 10 लाख से कम के मैटर के लिए डिपार्टमेंट को अपील फाइल नहीं करना, आप छोड़ देना. ठीक है, ऐसे केसेस में आप छोड़ देना, ऐसा लिखा हुआ है. क्लियर, सो इन दिस केस डिपार्टमेंट डिड नॉट फाइल अपील. ध्यान देना, डिपार्टमेंट डिड नॉट फाइल अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी. क्यों फाइल नहीं किया? क्योंकि मॉनेटरी लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा था. क्लियर है, इसीलिए डिपार्टमेंट ने उसको छोड़ दिया. क्लियर, इसका मतलब ये नहीं कि डिपार्टमेंट ने उस मैटर को एक्सेप्ट कर लिया. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ डिपार्टमेंट इज नॉट फाइलिंग अपील ड्यू टू मॉनेटरी लिमिट, then it will not be deemed that matter is accepted by the department. क्लियर है, ठीक है. अकॉर्डिंगली अगर अगले साल
या तो फिर इसी साल या कभी भी दूसरे असेसी के केस में, दैट इज मिस्टर बी के केस में सेम मैटर है, ठीक है, सेम मैटर बट मोर देन ₹10 lakhs, ठीक है, मोर देन ₹10 लाख। 10 लाख इज अ इमेजिनरी लिमिट, रिपीटिंग इट वंस अगेन, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, अब तक स्पेसिफाई नहीं किया। मैटर सेम मैटर है क्या, ये मैटर समझो मैटर एक्स था, ये भी मैटर एक्स है, क्लियर। नाउ बी कैनॉट से टू द डिपार्टमेंट कि आप लोगों ने इस मैटर में तो अपील फाइल नहीं किया था, तो आप लोगों ने ये पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, ऐसा बी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपील फाइल नहीं करने का रीज़न क्या था, मॉनिटरी लिमिट, ठीक है। सो बी कैनॉट कंटेंड दैट सिंस यू हैव एक्सेप्टेड द मैटर बाय नॉट फाइलिंग अपील, यू कैनॉट फाइल अपील फॉर माई मैटर एज वेल, ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर है, समझ में आई बात। दिस इज वॉट इज रिटन इन सेक्शन 120, okay, let us read it. This section provides for non-filing of appeal by CGST and SGST officer if it is below monetary limits. Monetary limits are not specified. This provision shall not preclude such CGST officer from filing appeal or application in any other case, ठीक है, इन एनी अदर केस इन्वॉल्विंग सेम सिचुएशन। अपने केस में क्या था, मिस्टर बी के केस में भी वो जा सकता है, ऐसा बी नहीं बोल सकता कि आपने पिछली बार अपील फाइल नहीं किया तो आपने मैटर एक्सेप्ट किया, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैटर जो हमने अपील फाइल नहीं किया इट वाज ड्यू टू मॉनिटरी लिमिट रेस्ट्रिक्शन, नॉट बिकॉज मैटर वी हैव एक्सेप्टेड, ओके। नो पर्सन बीइंग पार्टी इन अपील और एप्लीकेशन शैल कंटेंड दैट ऑफिसर हैज एक्विसाइज्ड इन डिसीजन ऑन डिस्प्यूटेड इशू बाय नॉट फाइलिंग एन अपील, ये हमने डिस्कस कर लिया। द ट्राइब्यूनल और कोर्ट हियरिंग सच अपील और एप्लीकेशन shall have regard to the circumstances for non filing of appeal or application by CGST officer on account of monetary limits fixed, ठीक है। ट्राइब्यूनल या तो कोर्ट जो है वो ठीक से सर्कमस्टेंसेस को समझेगा कि सीजीएसटी ऑफिसर ने अपील क्यों नहीं किया, ठीक है, मॉनेटरी लिमिट के लिए अपील नहीं किया, या तो फिर उसको सच्ची में उसने एक्सेप्ट किया, ये केस टू केस बेसिस पे ट्राइब्यूनल या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। हियर वी कंप्लीट विद द रिविजन ऑफ appeals and revision chapter. I hope you have enjoyed this lecture. Thank you very much for your valuable time.